विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीय महाकाव्य पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, किरातार्जुनीय महाकाव्य मैं पहले ही प्रारंभ करवा चुकी हूँ। एक व्याख्यान हमारा हो चुका है। महाकाव्य का प्रथम सर्ग ही हमारे सिलेबस में है। किरातार्जुनीयम में से 3 तो छोटे प्रश्न आएंगे, 4 श्लोक आएंगे जिनमें से 2 श्लोकों की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है और 2 विवेचनात्मक प्रश्न आएंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का विस्तृत कथानक मैं आपके सामने जो पहले प्रस्तुत किया था उसका संक्षिप्त कह रही हूँ कि ये जो महाकाव्य है ये महाकवि भारवी का है। इसमें 18 सर्ग हैं और जो प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में है उसमें कुल 46 श्लोक हैं। विद्यार्थियों, जिस समय पांडव अज्ञात वास में रह रहे थे उसी समय युधिष्ठिर ने कौरवों के राज्य में उनकी राज्य व्यवस्था को जानने के विचार से एक गुप्तचर को ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर में भेजा था और वहाँ से वो सारी जानकारी प्राप्त करके लौटकर आ जाता है और 25 श्लोकों तक वहाँ के राज व्यवस्था को विस्तार से युधिष्ठिर से बताता है। 27 से 45 तक श्लोकों में द्रौपदी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो प्रथम सर्ग है 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है वो वनिचर अर्थात जो गुप्तचर है उसके द्वारा कौरवों के व्यवहार का वर्णन किया है और दूसरा है कि उसके संबंध में युधिष्ठिर के सामने द्रौपदी की तीखी प्रतिक्रिया होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो प्रथम सर्ग है इसका कथानक आ जाता है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में श्लोक संख्या 4। क्रियासु युक्तेन नृप 4 चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि शन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। विद्यार्थियों, कर्तव्य पालन में नियुक्त गुप्तचर ये कह रहा है कि यदि अप्रिय वाणी मेरे मुख से निकले तो वह क्षमा के योग्य है। तो इस प्रकार से सेवक को राजा जिस कार्य में लगाए, सेवक के द्वारा राजा को कभी भी गलत सूचना नहीं देनी चाहिए, उसे धोखा नहीं देना चाहिए। जो बात सत्य है वो बात सत्य रूप में ही अपने राजा से कहनी चाहिए, क्योंकि गुप्तचर जो हैं वो राजा के नेत्र होते हैं। यदि गुप्तचर रूपी नेत्र धोखा देंगे तो उस राजा का और उसके राज्य का विनाश निश्चित है। इसलिए गुप्तचर को ये चाहिए कि वे सदैव सत्य ही बोले, भले वह कैसा हो, अप्रिय हो, किंतु सत्य का भाषण करें। वही सत्यनिष्ठ कहलाता है, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कौन सी बात है जो हितकारी भी है, मीठी भी है और मन को अच्छी भी लगने वाली है। दोनों चीज़ें एक साथ होना दुर्लभ है। इसलिए वह ब्रह्मचारी राजा से कह रहा है कि यदि आपको मेरे वचन अच्छे नहीं लग रहे हैं, अप्रिय लग रहे हैं, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए कि कर्तव्यनिष्ठ जो गुप्तचर है
वो अपने कर्तव्य को कितनी निष्ठा के साथ में निर्वाह कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि वो अपने व्यवहार से अपने स्वामी के साथ कपट ना करे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, अंतिम के 1-2 श्लोकों को छोड़ करके समस्त सर्ग में वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, अगला श्लोक देखते हैं। स किम सखा साधु न शास्ति यो दीपम हितात न यह संशृणुते स किम प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेश मात्पेषु च सर्वसंपदः। अब देखिए क्या कह रहा है। गुप्तचर इस प्रकार से भाव व्यक्त कर रहा है कि यह जो मित्र सखा स्वामी के लिए सन्मंत्रणा नहीं देता, वह ना तो मित्र है ना वह अच्छा मंत्री है। और जो स्वामी मित्र की मंत्री की बात को नहीं सुनता, उसके हितकारी वचन को नहीं सुनता, वह अच्छा स्वामी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो मंत्री या जो गुप्तचर, जो कर्मचारी राजा के लिए हितकर परामर्श नहीं देता, वह कुमंत्री है। और जो राजा मंत्री के हितकर वचनों को नहीं सुनता, वह भी कुराजा है, अच्छा राजा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा और मंत्रियों के सदा अनुकूल और सहमत होने पर ही समस्त प्रकार की संपत्तियां राजा से अनुराग करती है। अर्थात कि वह जो राज्य है और जो राजा है वो समस्त संपत्तियों से युक्त होता है, उसकी समृद्धियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गुप्तचर है वो इस प्रकार से कह रहा है कि महाराज, आप एक अच्छे राजा हैं, जो आप मेरे अप्रिय और सत्य वचनों को सुन रहे हैं और उसके अनुसार आगे की राजनीति के मार्ग को निर्धारित करेंगे। तो उस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि भारवी ने राजनीति का बहुत ही गूढ़ ज्ञान दिया है कि राज्य उसी समय वृद्धि को प्राप्त होगा जब मंत्री और राजा दोनों के बीच में अच्छा साहचर्य होगा, दोनों की अनुकूल स्थितियां होंगी, दोनों एक दूसरे के अनुकूल होंगे। राजा मंत्रियों के अनुसार और मंत्री राजा के अनुसार होंगे, तभी जाकर वह राज्य समस्त दिशाओं से उन्नति को प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर श्लोक में महाकवि भारवी ने इस राजनीति के गूढ़ ज्ञान को गुप्तचर के द्वारा प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, अगला श्लोक हम देखते हैं कि अब जो गुप्तचर है, वनेचर है, वो क्या है, अपने आप को यहाँ पर बहुत ही सामान्य बुद्धि वाला बताकर इस प्रकार से कह रहा है कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विकल्वा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यम वेदीयन्मया निगूढ़तत्त्वं विदिशाम। अब वह वनेचर क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजाओं का जो चरित्र है वो स्वभावतः दुर्जय होता है, बोधगम्य नहीं होता है, अर्थात बड़ा ही क्लिष्ट होता है, जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता है।
कहने का तात्पर्य है कि जो राजा बाहर से उनका जो व्यक्तित्व दिखाई देता है वह वैसा नहीं होता, अपितु उनके अंदर पूरे राज्य की जो शासन व्यवस्था का, जो राजनीति का, उस राज्य को संचालित करने का जो गूढ़ ज्ञान है वो आसानी से नहीं जाना जा सकता है, वो उनके स्वभाव से नहीं पहचाना जा सकता है। तो सामान्य व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से राजाओं के चरित्र को नहीं समझ सकता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति का चरित्र तो कैसा होता है, बड़ा ही सरल और सहज होता है, जो आसानी से जाना जा सकता है। लेकिन चूंकि राजा जो होते हैं उनमें राजनीति का गूढ़ ज्ञान निहित होता है, उनकी राजनीति को आसानी से नहीं जाना जा सकता है। लेकिन फिर भी मैंने उस गूढ़ तत्व को, उस विद्वानों के गूढ़ तत्व वाले नीति मार्ग को मैंने जान लिया है। मैंने जो जानने का कार्य किया है वह सब आपका ही प्रभाव है। आपके ही प्रभाव से मैं राजाओं के उस बोधगम्य चरित्र को जान पाया हूँ, उस गूढ़ नीति मार्ग को जान पाया हूँ। तो महाराज युधिष्ठिर, यह आपकी ही अनुकंपा है। आपकी ही अनुकंपा से मैं नीति के, राजनीति के गूढ़ ज्ञान को समझने में समर्थ हुआ हूँ। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि भारवी ने पुनः ये सूचित किया है कि राजा जो होते हैं वह राजनीति के गूढ़ ज्ञान की पुस्तक के रूप में है, वह गूढ़ ज्ञान के भंडार के रूप में है। उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है, अपितु जो राजनीति को जानता है, जो उस नीति के मार्ग को जानता है, वो ही उन राजाओं को, उनके चरित्रों को समझने में सक्षम होता है। विद्यार्थियों, यह बात महाकवि भारवी ने इस छोटे से श्लोक में हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है। श्लोक छोटा है किंतु अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से बहुत विशाल है। बड़े भाव को छोटे से श्लोक में यहाँ समेटा हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान हमारा यहीं समाप्त होता है।